आज हम आपके इकोनॉमिक्स की क्लास में आगे बढ़ेंगे और डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे डिमांड शेड्यूल। इसकी मीनिंग कितनी क्या होती है, इस कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में लेकर के अब हम बताते चलेंगे। तो इसकी मीनिंग में मांग अनुसूची एक ऐसी टेबल होती है, तालिका होती है, जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम एक ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह दिखाया गया हो कि किसी समय विशेष पर बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी कितनी कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, तो ऐसी सारणी मांग सूची कहलाएगी। इस प्रकार मांग सूची किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच कार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाती है। कितने प्रकार की होती है, काइंड कितने प्रकार की होती हैं? मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो किसी समय विशेष पर प्रचलित निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति की उस वस्तु की मांग को दर्शाती है, तथा दूसरा बाजार मांग अनुसूची, यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु के लिए समस्त बाजार की मांग को दिखलाती है। दूसरे शब्दों में, बाजार मांग तालिका किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु के सभी क्रेताओं की मांग सारणियों का योग होती है। ये हो गई आपकी मांग अनुसूची या कि डिमांड शेड्यूल। दूसरा आया डिमांड कर्व या डिमांड वक्र। जब मांग अनुसूची में दिए गए अंकों, न्यूमरल्स को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब ऐसा करने से जिस रेखा की रचना होती है उसे मांग वक्र कहते हैं। अर्थात मांग वक्र एक ऐसा वक्र होता है, ये एक ऐसा कर्व होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में मांग अनुसूची का आरेखन या ज्यामितीय रूप मांग वक्र कहलाता है। उक्त मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र बनाया जाता है। अब मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है, इसके लिए हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। नियम की व्याख्या। नंबर 1, एक्सप्लेनेशन। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करने वाले नियम को मांग का नियम कहा जाता है। ये नियम बताता है कि यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि इस प्रकार है कि पहला, थॉमस के आधार पर। तो थॉमस के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू थॉमस, अन्य बातों के सामान्य रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। अदर, इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी of service is followed by reduction in demand, and a fall in price is followed by an increase in demand. दूसरा, फिर अकॉर्डिंग टू मार्शल के अनुसार कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है। द अमाउंट डिमांड इंक्रीजेस विद द फॉल ऑफ इन प्राइस and diminish with
और राइज इन प्राइस। संक्षेप में अगर हम बात करें तो मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, अर्थात कीमत तथा मांग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जबकि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। मांग के नियम को अनुसूची तथा मांग वक्र से समझाया जा सकता है। मांग तथा कीमत में अनुपातिक संबंध नहीं होता। ये नियम कीमत तथा मांग के मध्य किसी प्रकार की अनुपातिक संबंध को नहीं बताता। यह तो केवल एक प्रवृत्ति का द्योतक है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़कर दुगना हो जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि किसी वस्तु की मांग घट करके आधी रह जाएगी। मांग का नियम तो केवल इस प्रवृत्ति को प्रकट करता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है, किंतु यह नियम स्पष्ट नहीं करता कि परिवर्तन किस अनुपात में या मात्रा में होता है। यह एक पक्षीय नियम होता है। मांग का नियम एक पक्षीय है। यह केवल कीमत में परिवर्तन के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या यह नियम नहीं करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट उसमें आता है नियम की मान्यताएं, अजम्पशन ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मांग के नियम की व्याख्या में अन्य बातें समान रहें, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि नियम में कुछ तत्वों को स्थिर मान लिया गया है, जिसमें नियम की मान्यताएं जिन्हें हम नियम की मान्यताएं या अजम्पशन कहते हैं, और ये नियम की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निम्नवत हैं। नंबर 1 क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्रेताओं के स्वभाव तथा रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। संबंधित वस्तुओं यानी कि पूरक या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मुद्रा की मात्रा स्थिर होनी चाहिए और जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में धन का वितरण समान होना चाहिए। वस्तु ऐसी ना हो जिसको रखने या उस प्रयोग करने से वस्तुओं को समाज में प्रतिष्ठा मिलती हो, अर्थात वस्तु सामान्य होनी चाहिए। 9वां जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 10वां वस्तु के उपभोग की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वस्तु की सभी इकाइयां आकार तथा गुण में समान होनी चाहिए। और लास्ट देश में परिस्थितियां सामान्य नॉर्मल होनी चाहिए, अर्थात युद्ध, मंदी, तेजी आदि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि मांग के नियम के लागू होने के कारण कौन कौन से हैं।